नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार एमपी में आपके साथ मैं हूँ रम सिद्दीकी। तो हमारे खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं आज का दिन और आज की तिथि। आज का दिन है 24 नवंबर 2022 और आज का दिन है गुरुवार। और आज की तिथि जान लेते हैं। आज की तिथि है मार्ग शीर्ष, ये माह है और इसकी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। चलें, इसी के साथ हम आगे अपने विचार की तरफ एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि विचार से हम शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की। चलें, हमारा आज का विचार है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। तो बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी ने बिल्कुल सही बात की है कि आप जब तक चलते रहो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि आलस इंसान के लक्ष्य ना प्राप्त करने का एक सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जल उठिए, चलिए और जब तक मेहनत करते रहिए जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो बिल्कुल चले, इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं, हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज जिस तरीके से देखें, आज गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस है और उसके साथ साथ आज विश्व धरोहर भी है। और उसके ऊपर जाने से पहले हम आज का इतिहास एक बार 24 नवंबर क्यों है खास, ये एक बार जान लेते हैं। तो इटली में विसुवियत पर्वत शिखर पर 1759 में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का 1859 में प्रकाशन हुआ। और उसी के साथ साथ वहीं जिस तरीके से बात करें, नेशनल राइफल एसोसिएशन का 1871 में गठन हुआ। प्रख्यात दार्शनिक अरविंदो को 1926 में पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हुई। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे ली हार्व ऑसवाल्ड की 1963 में हत्या की गई। और वहीं तमिलनाडु विधानसभा की बात करें तो तमिलनाडु विधानसभा में 1986 में पहली बार एक साथ विधायकों को सदन से निष्कासित किया गया। और वहीं दल बदल कानून के तहत 1988 में पहली बार लोकसभा सांसद लाल दुहोमा को अयोग्य करार दिया गया। चीन का घरेलू विमान 1992 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। एमाइल लाहौद ने 1900 जिस तरीके से बात करें 98 में लेबनान के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और इसी के साथ साथ एथेंस में संपन्न विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की कुंजीरानी देवी ने 1999 में रजत पदक जीता था। चले, इसी के साथ जिस तरीके से अभी जाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि आज गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस है, और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। ज्ञानी हरजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है ज्ञानी जी आपका हमारे साथ स्टूडियो में। आपको बता दें कि ज्ञानी हरजीत सिंह हेड ग्रंथी हैं गुरुद्वारा सिंह सभा के, जो कि अररा कॉलोनी में स्थित है। और इसी के साथ साथ आज विश्व धरोहर सप्ताह भी मनाया जा रहा है, और उसी पे खास चर्चा करने के लिए, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। आपको उनसे भी रूबरू कराते हैं। प्रकाश परांजपे जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। तो बिल्कुल हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञानी हरजीत सिंह की तरफ रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास ये दिवस मनाया जाता है। ज्ञानी हरजीत सिंह जी, जिस तरीके से हम गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस है आज, क्यों मनाया जाता है ये दिवस, वो एक बार आपसे जानेंगे। गुरु तेग बहादुर महाराज सिखों के 9वें पातशाह गुरु नानक साहब महाराज जी के 9वें स्थान पे उनको गुरता गद्दी की वडियाई मिली, और उनका जो ये दिवस है जी बिल्कुल। प्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक जिस तरह से हम आपको बता दें कि 19 से 25 नवंबर तक मनाया जा रहा है, और उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है प्रकाश जी। क्यों मनाया जाता है ये सप्ताह, एक बार जानेंगे आपसे।
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस सप्ताह को हर वर्ष मनाया जाता है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से देखें गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस है, उनका जन्म कहाँ हुआ, हरिजीत सिंह जी आपसे जानेंगे, और उनका बचपन किस तरीके से गुजरा वो जानेंगे। गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी का जो प्रकाश है जी वो अमृतसर गुरु के महल में गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह महाराज जी के घर उनके महल माता नानकी जी की कुख से तकरीबन 1621 को नौवें पातशाह महाराज जी का प्रकाश हुआ। जी तो ऐसे सतगुरु पातशाह जब उनका प्रकाश होता है तो उनके पहले 4 भाई और हैं। सबसे बड़े बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अनी राय जी, सूरजमल जी और बाबा अटल राय जी। तो नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज, तो एक बहन बीबी वीरो जी। तो ऐसे जब सतगुरु नौवें पातशाह महाराज जी का प्रकाश होता है तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सतगुरु पातशाह उनकी वड्याई करते हैं कि भले पुरुष आए हैं। तो बहुत बड़ा जो योगदान है बचपन से ही नौवें पातशाह महाराज जी का प्रभाव रहा है। समा आता है उनको जो वड्याई है गुरु नानक साहब महाराज जी की गुरता गद्दी मिलती है। तो बचपन में ही सतगुरु पातशाह महाराज जी ने ऐसा संसार को एक सूत में परोआ। उनके बहुत परोपकार जेड़े हैं उनके बचपन से हमको प्राप्त होते हैं। समुच्ची मानवता का जो उपदेश है वो घर से ही, क्योंकि जो गुरु नानक साहब महाराज जी का घर है, 4 वर्णों को जो उपदेश है उस घर में दिया जाता है। सो ये सारी वड्याई जड़ी है गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के चरणों से सतगुरु को प्राप्त होती है। सो बचपन से ही वो वैराग में ही थे, सबको अपने गलावे में लेते थे। जी तो एक छोटी सी घटना आती है बचपन की। जी बिल्कुल। जब बाबा गुरदित्ता जी का उनके सबसे बड़े भाई बाबा गुरदित्ता जी के आनंद कार्य थे, तो उस समय एक छोटा सा बच्चा नौवें पातशाह महाराज जी के पास चल के आता है। छोटी आरबल है। तो माता नानकी जी ने सतगुरु पातशाह जी को बहुत अच्छे वस्त्र पहने हैं, तैयार किया हुआ है। तो वो गरीब है, बच्चा गरीब है। तो आके महाराज जी से पूछता है कि आप जी की माता ने तो आपको बहुत अच्छे वस्त्र पहनाए हैं, पर मेरे को मेरी माता ने अच्छे वस्त्र नहीं पहनाए। तो मैं तो गरीब हूँ, अच्छे वस्त्र नहीं हैं मेरे घर में। तो उस समय नौवें पातशाह महाराज सतगुरु पातशाह जी ने जो अपनी पोशाक है वो उतार दी और उस बच्चे को पहना दी। एक बचपन में ही ऐसा कार्य किया कि जिससे समुच्ची लोकाई को ये उपदेश मिलता था कि आने वाले समय में इन्होंने समुच्ची लोकाई को, जैसे बचपन में एक गरीब का पर्दा ढका है, तो जब समा आएगा ये समुच्ची लोकाई को अपने गलावे में लेंगे। तो ऐसा ही गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह ने किया। जब अंत में हम देखते हैं तो सारी लोकाई को सतगुरु पातशाह ने सुख बख्शा, हिंदू धर्म की रक्षा की। तो ये रक्षा जो थी ये समुच्ची लोकाई के लिए थी। सतगुरु पातशाह जी का जो बलिदान था कि उस समय गरीबों को लताड़ा जा रहा था, कुचला जा रहा था, बहुत जो थे कह लो कि अत्याचार हो रहा था। तो ऐसे सतगुरु पातशाह जी ने बचपन से ही उनका जो है हमको सतगुरु पातशाह महाराज जी से ये उपदेश मिलता है कि सतगुरु पातशाह महाराज जी ने एक गरीब की बाँह पकड़ के ये संदेश दिया था
कि हम गरीबों मजलूबों के लिए अपना जो समय है वो इस समय में लगा देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने उनके पूरे बचपन के बारे में बहुत खूबसूरती से यहाँ जिक्र किया, उनके बचपन का नाम त्यागमल था। हाँ जी, जी पहला नाम उनका त्यागमल था। जी जब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने उनको गतका खेलते हुए, कृपाण चलाते हुए देखा, जी तो ऐसे कृपाण के जोर चलाते हुए देखा तो महाराज ने क्या, ये त्यागमल नहीं, ये तो तेग के धनी हैं। तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी से जो ये रचना से नाम निकला कि ये जी। तेग के धनी हैं, तो उस दिन से गुरु तेग बहादुर महाराज जो है ये नाम प्रचलित हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वर्ल्ड हेरिटेज का जिक्र हम करेंगे। अगर हेरिटेज की अगर हम बात करते हैं, विश्व धरोहर की अगर हम बात करते हैं, तो ज़्यादातर हमारे दिमाग में आती हैं वो पुरानी इमारतें, वो पुरानी मंजिलें जो हम देखा करते थे, पहले किताबों में देखा करते हैं, टीवियों में देखा करते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे किस तरीके से उसको संरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य खास क्या है, ये एक बार थोड़ा विस्तार से जानेंगे आपसे। इसका मुख्य उद्देश्य तो लोगों को धरोहरों के प्रति जागरूक करना ही है। जी इसका एक विस्तृत कार्य योजना हमारे विभाग द्वारा या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाई जाती है। इसमें सबसे पहले एक सर्वेक्षण होता है और सर्वेक्षण में जो भी चीज़ें चिन्हित होती है उसके लिए यदि वो ले जाने लायक हो वहाँ से तो पास के संग्रहालय में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। किंतु यदि वो ले जाने लायक नहीं है और यदि वो खड़ी इमारत है या कोई स्मारक है तो हम लोग उसको उसी स्थान पर संरक्षण करने की कार्रवाई करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम जो है जिला प्रशासन से हम उसके रेवेन्यू डिटेल्स मांगते हैं और रेवेन्यू डिटेल्स आने के बाद उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उसका राजपत्र में प्रथम प्रकाशन होता है, जिसमें 1 महीने का समय रहता है उसके पास कि कोई इस पर आपत्ति आदि तो नहीं है। यदि उसमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो उसको फिर अंतिम रूप से संरक्षण की श्रेणी में ले लिया जाता है। बिल्कुल। एक्ट की अगर हम बात करें तो क्या कुछ खास एक्ट है इसके लिए? एक्ट के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत बहुत समृद्धशाली देश रहा है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था जी। और सोने की चिड़िया कहा जाता था तो बहुत समृद्धशाली था। तो यहाँ पे जो राजा थे वो विभिन्न प्रकार के स्मारकों का निर्माण किया करते थे जो राजाश्रय से होता था। और इन इमारतों को देखने के लिए विदेश से भी लोग उस ज़माने में आते थे, जैसे वेनसोंग आए, फाइयान आए, मेगस्थनीज आए, अल्बरूनी आए, और उन्होंने अपने देशों में जाके इस देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बहुत कुछ बताया। किंतु भारत में इतनी जागरूकता इसके प्रति नहीं देखी गई, लेकिन जब ब्रिटिश रूल भारत में आया और उनके द्वारा देखा गया कि उपेक्षित इमारतें हैं जिसके कारण से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वप्रथम स्थापना हुई 1861 में जी। और 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना के बाद पुरातत्व की गतिविधियां प्रारंभ हुई और 1878 में सर्वप्रथम एक एक्ट लाया गया जिसे ट्रेजर ट्रोव एक्ट कहा जाता है, जिसमें यदि कोई चीज़ ज़मीन से निकलती है तो उसको जिला प्रशासन उसका मालिक माना जाता है। और उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1858 में प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम 1958 का निर्माण किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए और यदि इसको कोई नष्ट करता है तो उसके लिए दंड के प्रावधान भी इसमें रखे गए। उसी को देखने के बाद मध्य प्रदेश पुरातत्व ने 1964 में इस एक्ट को अपनाते हुए अपना एक्ट बनाया और इसमें आवश्यकता अनुसार विभिन्न कालों में संशोधन भी होते रहे। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं वो पहला अधिकार उनका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का रहता है
और उसके बाद जो बचे जाते हैं उसको विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संरक्षण की कार्रवाई की जाती जी है। बिल्कुल। तो दर्शकों को एक खास बात और यहाँ बताना चाहेंगे, जैसा कि हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है और हमारा ये जो कार्यक्रम है वो फोन इन कार्यक्रम है, यानी कि हमारे दर्शकों के अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ सवाल है, तो वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है टीवी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, मैं पढ़ के भी बता देती हूँ आपको। फोन नंबर है हमारा 0755-266-0049। ये हमारा फ़ोन नंबर है और टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें फ़ोन लगा सकते हैं और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है और ये हमारे नंबर है, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और आप हमसे संपर्क करें और जुड़े जो हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। चले हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हरजीत सिंह जी, आपकी तरफ आएंगे। जिस तरीके से बात करें, हम लगातार उनके जन्म के बारे में हमने बात करी, उनका बचपन कैसा था उसके बारे में हमने बात करी, युवा पीढ़ी किस तरीके से थी उनकी, वो हम एक बार जानेंगे। युवा पीढ़ी जब गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह भर जवानी में, तो उन्होंने अच्छी जो तालीम है वो हासिल की। जी जैसे पहले भी आपने जिक्र किया कि वो गुरु तेग बहादुर जी का पहले नाम त्यागमल था, तो भर जवानी में गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने सतगुरु में वो सारे जौहर देखे उनके, जो वो कर सकते थे। उन्होंने देखा कि ये युद्ध क्षेत्र में अच्छा योगदान पा सकते हैं, तो इसीलिए उनका नाम गुरु तेग बहादुर महाराज जी जो है रखा गया। तो ऐसे जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाणी रची है, उस बाणी से वो उपदेश ले सकती है। आज भी उनके जो वचन हैं, बाल जवानी हर बिरध फुन तीन अवस्था जान, वो सतगुरु पातशाह महाराज को यही उपदेश दे रहे हैं कि बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ेपा है जी। ये तीन अवस्था सब पे आए ऐसा नियम नहीं है। कोई बचपन में चला जाता है, कोई भर जवानी में चला जाता है। जो गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शिक्षा है वो कोई भी कमा सकता है, पर जितना भर जवानी हमारी नौजवान पीढ़ी है वो गुरु तेग बहादुर महाराज जी के उन वचनों को पढ़ेगी तो उनके जीवन में बदलाव आएगा। वो अच्छे कार्य करने का जो उपदेश है वो हमको गुरु तेग बहादुर महाराज जी के वचनों से प्राप्त होता है। वो हमको उस मालिक अकाल पुरख जी से जोड़ रहे हैं। तो जो हमको उस वाहिगुरु अकाल पुरख के साथ जोड़ेगा तो धर्म की बात है, तो उससे हमको सुख मिलेगा। बिल्कुल। तो युवा पीढ़ी को मैं यही बार बार एक बेनती निवेदन यही करूँगा कि आप गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जो जीवन है बहुत ही प्रभावशाली जीवन है। उनके जो वचन हैं, सबसे जे बधीक हमने सुख लेना है तो नौवें पातशाह महाराज जी के श्लोक आते हैं, उन श्लोकों को अच्छे से पढ़ें, उससे हमको प्रेरणा मिलेगी। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना, जह बिद जल को मीन। ये उपदेश मिल रहा है कि जे हम उस मालिक के गुण नहीं गाते तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। बहुत प्यारी उदाहरण दी, कहो नानक हर भज मना, जह बिद जल को मीन। जैसे एक मच्छी पानी का त्याग नहीं करती, पानी उसका मूल है, उसको पता है कि मैं पानी से दूर हो जाऊंगी तो मर जाऊंगी। ऐसे नौवीं पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज आखते हैं कि हे मेरे मन, उस वाहिगुरु अकाल पुरुष जी का चिंतन कर कि जैसे एक मच्छी पानी के बिना रह नहीं सकती, वैसे ही हम उस मालिक अकाल पुरख जी के बिना रह नहीं सकते। ये बहुत बड़ा उपदेश है जो नौवें पातशाह महाराज जी ने युवा पीढ़ी को, सबको एक धागे में, एक सूत में सबको पुरवाया है। तो जब हम उनके जीवन से
हम शिक्षा लेते हैं तो सबसे बड़ी एक शिक्षा मिलती है कि गुरु नानक साहब महाराज जी सच्चे पातशाह जी का जब बचपन का समय था तो उस वेले एक जंजू की रस्म होती है। जी जंजू तो जी। उस समय पंडित हरदयाल जी चल के आए तो उन्होंने सतगुरु पातशाह महाराज जी को वो क्या कि आप अब जवान हो गए हैं तो आप जी धर्म धारण करोगे तो उससे जो जंजू की रस्म है वो होती है। तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने बहुत प्यार से कहा कि पंडित जी जो जंजू आप मेरे को पहना रहे हो उसको मैं पहनने के लिए तैयार हूँ, पर तैयार हूँ जे जंजू मेरी माता को पहनाया जाए, मेरी बहन को पहनाया जाए, पर जो जंजू आप मेरे को पहना रहे हो ये सिर्फ मैं पहनूंगा, थोड़े समय में ये गल जाएगा, सड़ जाएगा। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने उस वेले जो जंजू था वो आशा की वार में हम एक वचन पढ़ते हैं, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट ए जनेऊ जी का हई ता पांडे कत ना ए टुटै ना ए जले ना जाए तानसो मानस नानका जो गल चले पाए। कि महाराज ने वो बात कही कि दया का सूत हो, दया कपा हो, दया कपा संतोख सूत, संतोख का सूत हो, जत की उसको गांठी दी जाए, सत का वट जड़ाया जाए। जब ऐसा जंजू कोई भी पहनेगा, ये जंजू जो था महाराज ने समुच्ची लुकाई को दे दिया कि सारी लुकाई इसको पहनेगी, इसको किसी से धागा लेने की लोड़ नहीं पड़ेगी, सही बात। तो वो धागा खराब नहीं होगा। जो गुरु नानक साहब महाराज जी ने समुच्ची लुकाई को दिया उपदेश, धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। यानी हरिजीत सिंह जी यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, एक फोन पे हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी डॉक्टर प्रदीप साहू जी आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका सवाल है किससे है? जी जी, मैं सबसे पहले हरजीत भाई को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। हेलो जी जी सुन रहे हैं आप? जी सुन रहे हैं ना जी। और तो मेरा प्रश्न धरोहर से रिलेटेड है। आज विश्व धरोहर दिवस है, वो एक अलग बात है। मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी चीजों को भारतीय धरोहर में शामिल किया है? धरोहर वो सारी वस्तुएं जो 100 साल से पुरानी है वो धरोहर की श्रेणी में आती है। चाहे वो इमारत हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो सिक्के हो, अभिलेख हो, चाहे वो दस्तावेज के रूप में हो, वो सभी चीज़ें जो है धरोहर में आती हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा मानना है डॉक्टर प्रदीप साहू जी आपको आपके सवाल का सही जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल। चले प्रकाश प्रांजपे जी आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार पुरातत्व विभाग की बात कर रहे हैं और वर्ल्ड हेरिटेज का जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, सप्ताह का जिक्र हमने यहाँ पे किया, क्योंकि जो एक ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिनको हमें संरक्षित करके रखना है वो बखूबी आप लोग ये काम निभा रहे हैं। तो किस तरीके से आप लोग, क्योंकि जब कोई चीज़ एकदम से उजागर होती है या कोई चीज़ सामने आती है तो लोग बड़े उत्साहित हो जाते हैं कि अब अरे वाह ये चीज़ हमारे मतलब पूर्वजों की है, तो उसको आप किस तरीके से संरक्षित करके रखते हैं? क्या उसको किस तरीके से आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं? क्या प्रोटेक्शन दिए जाते हैं उसको? प्रोटेक्शन के लिए विभाग अपने स्तर पे कार्य तो करता ही है जी। जैसा मैंने पहले बताया कि जो सर्वे में जो हमको फाइंडिंग्स मिलती है उसमें से जो चीज़ें वहाँ से हटाई जा सकती है सुरक्षा की दृष्टि से उसको पास के संग्रहालय में लिया जा सकता है, लेकिन जो इमारतें खड़ी हैं उसको वहाँ से नहीं हटाया जा सकता, तो उसको वहीं पे उसको सुरक्षित रखा जाता है। यदि वो इमारत किसी कारण से क्षतिग्रस्त है और उसका जो अवशेष है वो उसके आसपास ही है, तो हम पुरातत्वीय प्रविधि से उस मंदिर को उसी स्वरूप में फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में अभी हाल ही में विभाग ने सीहोर जिले के देवबड़ला में एक मंदिर को
जो परमारकालीन है उसको पुनर्स्थापित करने का कार्य किया है। और उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भी हमें इसी प्रकार का स्ट्रक्चर मिला है, जिसको पुनर्स्थापित करने की हमारी कार्य योजना है। बिल्कुल है। प्रकाश जी, एक सवाल और मेरा यहाँ पे है, कितने मॉन्यूमेंट्स हैं करीबन यहाँ पे? जिस तरीके से हम देखें, कई पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी 510 राज्य संरक्षित स्मारक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारक इसके अतिरिक्त है। इसके अतिरिक्त मैं ये बताना चाहूँगा कि लगभग 900 ऐसे स्मारक है जो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट की सूची में हैं, जी जिसमें से 33 स्मारक भारत में भी है, जी जिसमें से 3 स्मारक मध्य प्रदेश के हैं, जिसमें भीमबेटका, सांची और खजुराहो है। ओरछा और ग्वालियर भी इस सूची में आने की संभावना है और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल है। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें, आपने जिक्र किया यहाँ पे सारे हेरिटेज के बारे में जिक्र किया, तो जब जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि अगर कोई जर्जर हालत में हो जाता है, कोई मॉन्यूमेंट या कोई बिल्डिंग ऐसी जर्जर हालत में हो जाती है जिसे हमें संरक्षित करना, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, क्या प्रोसेस रहता है उसका? क्योंकि कई तस्वीरें हम भी देखते हैं कि जो पुरानी थी, जर्जर थी, लेकिन उसकी एक अलग ही तस्वीर निकल कर सामने आई है जब उसको सुधार दिया जाता है। तो उसके लिए पुरातत्वीय प्रविधि है। जो पुराने समय में जिस प्रकार के मटेरियल का उपयोग किया है, वो पत्थर, चूना, बेलफल, दालें, गोंद, ये सारी चीज़ें मिला के उसका एक गट्टा बना के उसका मसाला तैयार किया जाता है। और जो ज़्यादातर इमारतों में चूने का उपयोग होता है, जो काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें होती है, तो उसी प्रकार से उसको बनाया जाता है ताकि उसका मूल स्वरूप हमेशा बना रहे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, आपने चूने का जिक्र यहाँ पे किया, क्योंकि जिस वक्त ये इमारतें बनाई गई, जिस वक्त ये बिल्डिंगें बनाई गई, तब ईंटों का और शायद सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उस वक्त ये थी ही नहीं। और उस वक्त चूने का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता। और किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, और आप लोगों को क्या दिक्कत आती है जब इनका पुनर्निर्माण होता है? तो इसमें मुख्य रूप से चूना ही अधिकतर भवनों में लगाया जाता था, और चूने के साथ बेलफल और विभिन्न प्रकार की दालें और गुड़, ये सब मिला के और एक मसाला तैयार किया जाता है, जिससे उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी बनी रहे। जी हाँ, और ये उसी स्वरूप में हमको दिखाई दे। तो प्रकाश जी, ये नहीं लगता कि ये जो प्रक्रिया पहले इस्तेमाल करी थी, जो बरसों बरस चली आ रही है, ये प्रक्रिया अब हम, क्योंकि अब जब हम तस्वीरें देखते हैं कि अगर भूकंप आ गया या कोई और ऐसी आपदा आ गई, तो उस वक्त ये जो घर है वो पूरी जर्जर हालत में हो जाते हैं, मतलब एक ही झटके में तहस नहस हो जाते हैं। और ऐसे में उन तस्वीरों को हमने देखा है और इन तस्वीरों को भी हमने देखा है। तो क्या वो वाली जो प्रक्रिया है घर बनाने की या किसी बिल्डिंग को तैयार करने की, वो अभी हम इस फ्यूचर वर्ल्ड में नहीं अप्लाई कर सकते? कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय की भी आवश्यकता ज़्यादा रहेगी जी। और समय के साथ साथ उस प्रकार का मटेरियल भी मिलना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने वर्तमान में जो का उपयोग होता है, वो उसके लिए कम स्पेस में वो अधिक रहने के लिए स्थान मिल जाता है। लेकिन जिस प्रकार के महल या मंदिर हैं, उसमें स्पेस भी बड़ा होता है, तो वो दोनों ही प्रक्रियाएं अलग अलग है और अलग अलग पद्धति से ही। बिल्कुल। ज्ञानी हरिजीत सिंह जी, जिस तरीके से देखें सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह की आज जिस तरीके से बात करें कि शहीदी दिवस है, कोई सीख उनकी, कोई प्रेरणा स्रोत उनका, जो हमारे दर्शकों को जानना ज़रूरी है जाते जाते? गुरु तेग बहादुर महाराज, जो उनके जीवन से हमको सीख मिलती है, जब गुरु तेग बहादुर महाराज जी को शहीद करने लगे तो सबसे पहले उन्होंने गुरु तेग बहादुर महाराज जी के साथ जो 3 सिख, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, सबसे पहले उन्होंने सिखों को शहीद किया। पर जब सिखों को शहीद करने लगे
तो सबसे पहले बारी भाई मती दास जी की आई। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के जीवन से इतने प्रभावित थे कि भाई मती दास को पूछा गया कि आपको 2 फाड़ कर दिया जाएगा आरे जी। से, तो आप अभी इस्लाम धर्म कर सकते हैं। पर वो गुरु तेग बहादुर महाराज जी से इतने प्रभावित थे, उन्होंने लास्ट में यही कहा कि जब आप मेरे शरीर को 2 फाड़ करो तो मेरा शीश जो है गुरु तेग बहादुर महाराज जी के सामने होना चाहिए। जिस गुरु तेग बहादुर महाराज जी के सिख जी। इतने मजबूत थे, तो उनसे ये सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है कि उन्होंने सिक्खी का प्रचार किया। मानव लुकाई को यही उपदेश मिलता है कि वो गुरु तेग बहादुर महाराज जी का सिमरन करें। तेग बहादुर सिमरे हैं घर जी। नौ निदावे ताए, सब थाई होई सखाई। ये उनके जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत अच्छी प्रेरणा हमें मिलती है। तो बिल्कुल बहुत शुक्रिया ज्ञानी हरजीत सिंह जी का, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद रहे और हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी सीख हमें यहाँ पे बतलाई। तो चलिए इसी के साथ जिस तरीके से हम बात करें, एक छोटी सी क्लिप हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, विश्व धरोहर सप्ताह हम मना रहे हैं 19 से 25 नवंबर तक, उसको लेकर एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। मनुज के महासंघर्ष की गाथा है ये। मन ही मन एक पारिवारिक छायाचित्र की हम कल्पना करें। हमारे माता पिता, उनके माता पिता यानी हमारे नाना नानी, दादा दादी और बहुत कोशिश करो तो परदादा परदादी। उसके बाद तस्वीर धुंधलाने लगती है। अब चित्र को दूसरे सिरे से बनाने की कोशिश करें तो हम, हमारे बच्चे, उनके बच्चे यानी हमारे नाती पोते और बहुत हुआ तो परनाती परपोते। इसके आगे तस्वीर फिर धुंध में डूब जाती है। ऐसा ही है ना? लेकिन समूची मानवता के इतिहास के आगे एक मनुष्य की अथवा एक परिवार की स्मृति क्या है? हम ये जानते हैं कि ये धरती जिस पर एक बच्चा घुटनों के बल चल रहा है, दरअसल बहुत पुरानी है और इस पर मनुष्य के पहले कदम भी हजारों हजारों वर्ष, आंकड़ों में कहें तो 3.5 सहस्त्राब्दी पूर्व पड़े थे। तब से लेकर आज तक प्रकृति की मानव नामक इस कृति ने पीढ़ी दर पीढ़ी धरती के चप्पे चप्पे पर अपने पैरों के निशान छोड़े हैं। छत्तीसगढ़ की पंडवानी नामक लोक गायन शैली में महाभारत से जुड़ा एक मार्मिक प्रसंग गाया जाता है। युद्ध भूमि में मरणासन्न कर्ण कृष्ण को अपनी अंतिम इच्छा बताते हैं। कहते हैं, मेरा अंतिम संस्कार धरती पर ऐसी जगह करना जहां कभी कोई जीव न मरा हो। पंडवानी के इस प्रसंग में कृष्ण को धरती पर ऐसी कोई जगह ढूंढे नहीं मिलती और तब वे कर्ण का अंतिम संस्कार स्वयं अपनी हथेली पर करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस धरती पर न केवल सर्वत्र जीवन है, बल्कि सहस्त्राब्दियों से है। इस गुफा में लाल रंग से बने मध्य पाषाण युग के चित्र इस बात का जीता जागता सबूत हैं। इस तरह के प्रागैतिहासिक शैलचित्र संसार के लगभग सभी देशों में मिलते हैं, जो मानव यात्रा के उषा काल के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय संसार के उन बिरले संग्रहालयों में से एक है, जिसके परिसर में नैसर्गिक रूप से विद्यमान प्रागैतिहासिक शैलचित्र गुफाएं हैं। बल्कि मानव संग्रहालय के मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की इस नगरी भोपाल में स्थापित किए जाने के पीछे एक प्रमुख कारण इन गुफाओं का यहां होना है। मानव की समूची गाथा को देश और काल के परिप्रेक्ष्य में लोगों के आगे प्रस्तुत करने, उसके वैविध्य को संजोने, संरक्षित व संवर्धित करने के उद्देश्य से
मानव संग्रहालय की स्थापना 21 मार्च 1977 को बहावलपुर हाउस नई दिल्ली में भारत सरकार के संस्कृति विभाग की संस्था भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के एक अंग के रूप में हुई थी। इस प्रकार मानव संग्रहालय का जन्म पहले एक अवधारणा के रूप में हुआ, जिसे चरितार्थ करने के लिए फिर वस्तुएं एकत्रित की गईं तथा उन्हें प्रदर्शनियों का रूप दिया गया। तो बिल्कुल जिस तरीके से विश्व धरोहर सप्ताह के ऊपर एक छोटी सी कोशिश हमारी आप तक पहुंचाने के लिए, और उसी के साथ साथ आज हम आपको बता दें कि कौमी एकता सप्ताह जो 19 से 25 नवंबर तक मनाया जा रहा है, और साथ में सद्भावना सप्ताह के रूप में इसे मनाया जा रहा है। चलिए, एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, संजय सरस जी हमारे साथ, जो कि एक साहित्यकार है, वो हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो बिल्कुल संजय जी, हम आपसे जानेंगे कि साहित्य के बारे में हम आपसे जानेंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपको इससे प्रेरणा मिली? एक्चुअली इंदौर में कभी एक फंक्शन हो रहा था, तो उसमें मैं कविता उसी समय लिखनी थी उस समय में, और इंसिडेंटली मैंने जो कविता लिखी वो प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत हो गई। तो एक बार पुरस्कार से शुरू हुई तो धीरे धीरे लिखने की आदत बन गई, और वस्तुतः हमें संवेदित करता था बहुत सारी बातें। हो सकता है कि बहुत सारी घटनाएं जो संवेदना के स्तर पे छूती थी, उसको शब्दों में लिखने की आदत बन गई, और धीरे धीरे उस रूप में से बढ़ते गए जहाँ मुझे शायद जाना था। बिल्कुल, अगर हम जाने आपकी जो लेखनी है, जिस तरीके से आपने जो लेख की है, कि जिस तरह कितने हो चुके हैं और इसको क्या स्वरूप अभी तक मिल चुका है? देखिए, किताब छपने की बात है तो दो किताब साहित्य में कविता की छपी है। मैं व्यंग भी लिखता हूँ, सटायर भी लिखता हूँ। मेरे नाटक शहीद भवन या रविंद्र भवन में दिखाए गए हैं नाटक। तो स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ, भोपाल हाट में भी हाल में स्टैंड अप कॉमेडी भी किया था। तो सब विधाओं में जाने की आदत है, और सब विधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है। सबसे बड़ी बात है जुड़ी हुई है, इसलिए शायद सृजन करना थोड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल, आपकी सबसे पसंदीदा कविता वो हम सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जरूर सुनना चाहेंगे। मेरे लिए क्या है कि सबसे पसंदीदा की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन आज कौमी एकता है, और मैं मानता हूँ कि प्रेम से बेहतर कौमी एकता को जोड़ने के लिए कोई भी तरीका नहीं हो सकता है। हम बाकी बातें हम डिस्कस करते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम प्रेम को मानते हैं कि कौमी एकता करने में बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो मैंने सोचा कि चलो प्रेम की कविता से शुरू करते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। और मैं मेरी कविता प्रेम की एक प्रयोगात्मक कविता मैं सुनाना चाह रहा हूँ। जब हमारे समय में प्रेम में जो लम्स से शुरू होता था और लम्स पे ही ख़त्म होता था, एक ज़माना था जो आज जो प्रेम की शुरू होती है तो स्पर्श से शरीर की ओर आता है। तो मैं अपनी कविता शुरू करने के लिए कविता की 4 लाइन आपको सुनाता हूँ। तुमसे बिछुड़कर तुम्हारी मूरत बना लूंगा, तुमसे बिछुड़कर तुम्हारी मूरत बना लूंगा, कुम्हार से कहकर और सुंदर बना लूंगा। तुम आ जाना इस मूरत को देखने सरस, तुम अगर आ गई तो धड़कने बना लूंगा। और मेरी कविता का शीर्षक है, प्रेम के धड़कनों को समझने की कोशिश है, और कविता का शीर्षक है चुपके से। और मैं शुरू करता हूँ। चांदनी रात में बिखरी जुल्फों में गुजरती उंगलियां, चांदनी रात में बिखरी जुल्फों में गुजरती उंगलियां और औचित बातें, चुनी हुई बातें। चांदनी रात में बिखरी जुल्फों में गुजरती उंगलियां और औचित बातें, वो बातें और यादें जो छूती है अंतर्मन को, बेहाल करती है अंतःकरण को चुपके से। चांदनी रात में बिखरी जुल्फों में गुजरती उंगलियां और औचित बातें, वो बातें और यादें जो छूती है अंतर्मन को हल्के से, बेहाल करती है अंतःकरण को चुपके से। जिन पत्तियों को तुमने छुपा के रखा था किताब के पन्नों में, जिन पत्तियों को तुमने छुपा के रखा था किताब के पन्नों में, वो सूखने को आई है तुम बिन, तुमने देखा नहीं चुपके से। बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही एक खूबसूरत अंदाज से वो बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मेरे भी चेहरे पे मुस्कान आ गई। और कुछ खास कविताएं हम जानना चाहेंगे। इस कविता की 2 लाइन और सुनाते हैं। पूरी कविता तो बड़ी है, जो हर लोगों का सत्य हो सकता है, बहुत लोगों का। अलिखित पत्रों से भरी अलमारी को खोलता हूँ जब भी आंखों से बचाकर, अलिखित पत्रों से भरी अलमारी को खोजता हूँ आंखों से बचाकर। आज भी लोगों की नज़रों से डरता हूँ और पढ़ता हूँ अकेले में चुपके से।
और 2-3 लाइन और मैं इस कविता का ही सुना देता हूँ कि तुम्हारे कांधे पे सर रख के जो सिसकियाँ ली थी मैंने, वो सिसकियाँ याद दिलाती है एहसास जुल्फ़ों की, साये की चुपके से मरकर जीता हूँ चांदनी रात में तुम्हारी याद में, पर एहसास की घटाएं देती है अब भी मुझे नई ज़िंदगी चुपके से। तो इसी तरह कविता है और अगर आप लास्ट 4 लाइन हम बोलेंगे तो बिल्कुल सर, बता देंगे। जी। तुम्हें कभी पाया नहीं था ये सच है लेकिन, तुम्हें कभी पाया नहीं था ये सच है लेकिन, तुम्हें खोने का डर मुझे सोने नहीं देती, अब तुम्हारी आंखों की रोशनी छिन गई है, पर तुम्हारी बदन की खुशबू का एहसास दिलाती है चुपके से। सो इसी क्रम में लिखी गई है पूरी कविता। बिल्कुल, जिस तरीके से संजय जी एक बड़ी खूबसूरत लाइनों को आपने जिक्र करा है, मतलब प्रेम को आपने एक बड़ी खूबसूरती से उसको अपनी मतलब कह सकते हैं हम, बड़ी खूबसूरती से उसको उकेरा है, उसको लिखा है। जिस तरीके से आपको प्रेरणा मिलती है, मतलब क्या प्रेरणा का स्रोत रहता है, क्योंकि क्या आपको प्रेरणा मिलती है जब आप ये कविताएं लिखते हैं? एक्चुअली ज़िंदगी को जो जीते हैं और जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में मिले हैं, देखे हैं, उन्हीं से उभरती है मेरी कविता। कभी माँ के रूप में, कभी बहन का, कभी बेटी का, कभी पत्नी का, कभी किसी दोस्त की भी प्रेयसी की कविता है। तो कविता हमेशा इसी कारण से जुड़ी है। वो सामान्य जो घटना घटती है और हमें संवेदित करती है, तो रात के किसी समय 2 बजे 3 बजे, चूँकि जॉब ऐसा है कि 9 बजे के पहले आ नहीं सकते हैं, कब उठे और कब लिखे पता नहीं लगता है। कविता इसी तरह लिखी गई है। बिल्कुल। किस तरीके से अगर हम बात करें आपकी कविताओं की, तो खूबसूरती तो हमने देख ली, क्योंकि आपने हमारे चेहरे पे भी मुस्कान ला दी आपकी कविता के जरिए। तो कुछ और कविताएं जो हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे वो ज़रूर अपने चेहरे पे एक मुस्कान लिए देख रहे होंगे। तो जैसे कि क्या है कि एक कभी कभी छोटी सी घटना आपको उद्वेलित करती है। जैसे रोटी एक मेरी कविता है कि एक रोटी का उठाना। वो कविता भूख और उसको समझने की कोशिश है। इस पिज़्ज़ा बर्गर के ज़माने में जब फेंकी जाएगी, इतने खर्चे की जाती है, तो मैं लिखा हूँ कि 7 साल का छोटा सा बच्चा भूख से तड़पता हुआ जैसे ही हाथ बढ़ाकर रोटी को उठाया, सामने बैठा दुकानदार 2 चपत लगाया। चपत जोरदार पड़ा था, हाथों का नक्शा गालों पे उभरा था, दिन में आसमां के तारे दिखा था, अश्रु की 2 बूंदों का गिरना और रोटी का छिटक कर जमी पे गिरना, ये दोनों सबको दिखा था। तो इस कविता में आगे अगर बोलेंगे कि दुकानदार खुश था और सोचा थे, 2 बातें 2 बंद मैं बताना चाहूँगा क्योंकि उससे कविता खिलेगी। दुकानदार खुश था और सोच रहा था, बच्चे को सीख देनी थी, चोरी करना बुरी चीज़ है, यह जानना जरूरी है। उसे लगा कि बच्चा क्षमा मांगेगा, कसम खाएगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा और अच्छा शायरी करेगा। बिल्कुल सही बात। और बच्चा जो सोचता है वो कैसे सोचता है? बच्चा सोच रहा था, मन को कोस रहा था, 1 रोटी और इतनी बड़ी कीमत। बच्चा सोच रहा था, मन को कोस रहा था, 1 रोटी इतनी बड़ी कीमत बड़ी आसानी से अता कर रहा था। उसे मालूम था चपत खाने का दर्द, उसे मालूम था चपत खाने का दर्द। उसने अपने कोमल गालों में अभी तो ही सहा था। कच्ची उम्र में वो जान गया था चपत खाने का दर्द भूख से होने वाले दर्द से कितना आसान है। और पालक की असमय मौत हो जाए ना तो 1-1 रोटी मूल्यवान है। पालक की असमय मौत हो जाए तो 1-1 रोटी मूल्यवान है। और अंतिम 4 लाइन इसकी है, इसलिए चपत खाने के बाद भी उसके मन में दुकानदार के लिए सम्मान है। हर हाथ में काम का नारा और रोटी की खुशबू का एहसास बस ख्वाब के समान है, बस ख्वाब के समान। बिल्कुल। तो प्रकाश जी के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई है, क्योंकि विश्व धरोहर सप्ताह की हम बात उनसे कर ही रहे हैं। तो चलिए एक बार उनकी तरफ रुख करते हैं, उनसे जानते हैं। जिस तरीके से अभी हमने संजय जी को भी सुना, विश्व धरोहर सप्ताह का हम जिक्र कर रहे हैं, हेरिटेज बिल्डिंग की हम अब बात कर रहे हैं, तो कुछ और खास बातें हम जानेंगे उससे जुड़ी हुई। विश्व धरोहर सप्ताह या विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। ये एक प्रचार प्रसार भी हो जाता है इसमें, और इससे दर्शकों को जागरूकता बढ़ाने में भी हमें मदद मिलती है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारे विभाग द्वारा और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भी आयोजित किए गए। बिल्कुल है। तो संजय जी एक बार फिर आपकी तरफ आएंगे, आपकी कविताओं की तरफ ही रुख करेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से आपकी कविताएं, बस दिल चाह रहा है कि आपकी कविताएं सुने और बस हमारे चेहरे पर और हमारे दर्शकों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई आपकी कविताएं सुनने के बाद। आपकी जो किताब है सरस, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और जिस तरीके से अगर हम किताब की बात कर ही रहे हैं तो उसकी जो एक खास कविता वो हम जरूर जानेंगे।
जो खास कविता है मेरी, इस किताब की 2 किताबें हैं, हमने कंदील जलाया है और अंगीठी पे गुलाब। अंगीठी पर गुलाब। अब क्या है, प्रेम को मैंने माना कि अंगीठी जो है प्रेम का प्रतीक गुलाब है जी। और गुलाब का को अंगीठी पे को सहना पड़ रहा है। तो मैंने गुलाब को, फिर मैंने इस चित्र को आप देखेंगे तो शायद आपको पता लगे कि एक लड़की बन के आई है, गुलाब गर्म हो रहा है, लड़की का। तो मैंने प्रेम के प्रतीक लड़की को गुलाब के माध्यम से प्रतिपादित किया है। प्रेम आज परीक्षा के दौर पे गुजर रहा है, चाहे किसी भी रूप में हो, प्रेम परीक्षा के दौर पे गुजर रहा है। तो इसलिए मेरी कविता भी यही है। और मेरी कविता पहली एक कंदील, मैंने कंदील जलाया है, वो कविता भी है, उसकी भी वो भी इसी तर्ज में लिखी गई है। प्रेम के साथ साथ ये है। तो कभी प्रेम के साथ जिंदगी में जो विरूपताएं हैं या असंगतियां हैं, इसको भी मेरी कविता परिलक्षित करती है। और अगर बोलेंगे तो मैं एक कविता उसमें सुना दूंगा कि जो जिंदगी को दूसरे ढंग से देखने का। और ये कविता बेसिकली जीवन की कठोर सच्चाई की ओर आपको ले जाएगी। यद्यपि मौत के इर्द गिर्द लिखी हुई कविता है, लेकिन एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाएगी। और कविता का शीर्षक है शमशान में दिया जलाया गया है। बड़ा अरमान था सपनों के सच होने का, बड़ा अरमान था सपनों के सच होने का, उन्हीं अरमानों को धूल चटाया गया है। खुशहाल जिंदगी तसब्बुर ना थी, तसब्बुर का मतलब होता है मुमकिन, खुशहाल जिंदगी मुमकिन ना थी, तभी तो शमशान में सुलाया गया है। जिंदगी बेमिसाल है, आप लोग कहते हो जिंदगी बेमिसाल है, तो मुझे मौत की कुर्बत में क्यों लाया गया है? जिनके कर्मों को देखकर आ जाते थे आंखों में आंसू, उन्हीं के आंखों से आंसू बहाया गया है। जब सांसें साथ थी, और ये लाइन और इसके बाद की 2 लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब सांसें साथ थी तो कुछ ना था, सांसें क्या छीनी कि फूल माला चढ़ाया गया। और मेरी ये 4 लाइन आप लेके जाइए। मुझे जब आग में ही जलाना था तो क्यों नहलाया गया है, मुझे जब आग में ही जलाना था तो क्यों नहलाया गया है, मर तो मैं कब का गया था, आज तो बस जलाया गया हूँ। और अंतिम 4 लाइन जो उम्मीद की लाइन है, शमशान में जब हुतासन जलाया गया है, आग, शमशान में जब आग जलाया गया है, शमशान में हुतासन जलाया गया है, तो क्यों ना शहर के अनल को बुझाया गया, शहर की आग को। आज कौमी एकता का दिन है, शहर में जो आग लग रही है, तो शमशान में जो आग जलाया गया है, क्यों ना शहर की आग को बुझाया गया है। चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ है, चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ, चलो ये अच्छा हुआ कि शमशान में दिया जलाया गया। बिल्कुल है। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ इन कविताओं को यहाँ पे उकेरा गया है और कितनी खूबसूरती के साथ एक प्रेम को यहाँ पे बताया गया है। किताबों का जिक्र यहाँ पे अभी संजय जी ने यहाँ पे किया। संजय जी, आपकी दूसरी किताब के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। दूसरी किताब है हमने कंदील जलाया है। एक कंदील जलाया गया है। वास्तव में कंदील जो होता है वो पहले समुद्र में यूज़ करते थे कि लाइट जलाने के लिए, लाइट बाथरूम जाने के लिए लाइट जाने के लगा रहता था, दिन भर जला रहता था, कोई लाइट नहीं होता था। धीरे धीरे कंदील हमारे घर में सौंदर्य के प्रतीक के रूप में दिवाली में लटकाया जाने लगा। तो बेसिकली ये कविता उसी तरह की कविता है और जीवन में रास्ता दिखाने वाली कविता है। और अगर इस कविता की बात करेंगे तो इसमें भी उसी तरह की, अभी जो कविता के मैंने क्या शमशान में दी जरा, वो इसी किताब से ली गई पहली कविता है जो ये किताब है, इसकी हमने कंदील जलाया है एक किताब है। और तो इसकी कविता, अगर आप इसकी कविता की बात करेंगे तो मेरी कविता हर कविता में एक कुछ राजनीतिक प्रश्न भी करती है, कभी सामाजिक एकता की बात करती है, कभी संघर्ष करने की बात करती है, इस तरह की बात करती है। बिल्कुल। प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, अभी जिस तरीके से हम बात विश्व धरोहर की कर रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज का जिक्र यहाँ पे किया, तो एक बार मैं जानना चाहूँगी कि जो मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश में मौजूद हैं उनको संरक्षित करने के लिए या उनको बचाने के लिए क्या कुछ और भूमिका पुरातत्व विभाग की रहती है? जो स्मारक हमारे संरक्षण में है उसको संरक्षित करना, उसको सुरक्षित करना, उसका अनुरक्षण करना, ये सब कार्य हमारे दायित्व पर आते हैं और हम उनको बखूबी से करते हैं। उसी प्राचीन प्रविधि से उसका निर्माण करते हैं। और इसके लिए यदि कोई अनावश्यक रूप से धरोहर के साथ छेड़छाड़ करता है या उसको नुकसान पहुंचाने का है, तो इसमें एक्ट में इस प्रकार के प्रावधान है कि उसको दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन मेरा दर्शकों से आग्रह है कि वे दंड के तरफ न जाएं, वे धरोहर को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये धरोहर जो बनी है वो एकमात्र धरोहर ये मानते हुए उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करें।
बिल्कुल संजू जी, एक और कविता हम जरूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, एक छोटी सी कविता हमारे दर्शकों के लिए। एक अर्धांगिनी पे लिखी गई कविता है, जी, बिल्कुल। पत्नी पे लिखी गई कविता है। और ये कविता छोटी सी है। तुम होती तो जीवन कभी अधूरा नहीं होता, तुम होती तो जीवन कभी अधूरा नहीं होता, तुम्हारे बिना प्यार का कोई सफ़र पूरा नहीं होता। मैं तो मिट्टी का फेंका हुआ बेडौल सा टुकड़ा था, तुम ना होती तो मैं शायद नागर नगीना ना होता, तुम ना होती तो शायद आज मैं नायब नगीना ना होता। और हम लोग की जो आदत होती है कि हम देखते हैं उसको जबकि साथ है संगनी का, हम देखते हैं उसको जबकि साथ है संगनी का, पर तुम नहीं होती तो रोने को कांधा नहीं होता। सफ़र मुश्किल है पर तुम तो डर नहीं लगता, चिराग रोशन हो तो रात रात नहीं होता। और ये 4 लाइन मुझे अच्छी लगती है। कोशिश किया पर रेत पर फिसलती रही जिंदगी, कोशिश किया पर रेत पर फिसलती रही जिंदगी, तुम नहीं होती तो सहारा इतना मजबूत नहीं होता। खुशबू, सुंदरता, आकर्षण, लज्जत सब ठीक है पर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ नहीं होता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ मैं भी थोड़ा सा अपनी जो कविताएं हैं एक बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गई हूँ। तो चलिए उससे शुरुआत करते हैं। अखबारों की सुर्खियों पर जाएंगे, लेकिन शुरुआत चमक सूरज की नहीं किरदार की है, खबर आसमान की नहीं अखबार की है। यानी कि चलिए अखबारों की सुर्खियों के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। पहली सुर्खी की अगर हम बात करें अखबार की, तो संगीत और कविताओं से पढ़ाए जाएंगे शिक्षक और टैबलेट खरीदने के लिए दी जाएगी राशि। तो ये पहली सुर्खी है जो आज अखबारों में बड़ी ही प्रकाशित की हुई है, सारे अखबारों में सुर्खियों का बनी हुई है। वही एक और खबर का जिक्र राजधानी की करना चाहूंगी। पदोन्नत होंगे आईपीएस अफसर, 13 एसपी बनेंगे डीआईजी। ये भी एक खास प्रमुख खबर है जिसका हम जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं। और वहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेंगलुरु पहुंचेंगे, निवेशकों के पास वो वहां पहुंचेंगे और वहां बातचीत करेंगे, और वहां पे जिस तरीके से इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने वाला है उसके लिए उनको न्योता देंगे। बाकी खबरों का अगर हम जिक्र करें तो बाकी खबरों का भी बड़ा मिला जुला असर यहाँ पे इस वक्त अखबार में देखने को मिल रहा है। वही एक खास खबर का जिक्र करेंगे। खेल विभाग की जो शूटिंग एकेडमी है एक बार में 50,000 कारतूस के जो सेल है उनको यहाँ पे नष्ट करेगी। यानी कि मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी में देश की पहली बुलेट क्रशर जो मशीन है वो यहाँ पे लाई जाएगी। और उसके बाद जिस तरीके से एक और खास खबर का जिक्र यहाँ पे है विश्व धरोहर शहरों का। जिस तरीके से अभी हमने बात करी विश्व धरोहर सप्ताह के बारे में हमने बात करी, उसी से जुड़ी एक खबर अखबार में प्रकाशित की गई है कि इसके अलावा इन नगरों को लेकर भी प्लानिंग की गई है। पर्यटन और धार्मिक शहर जो है वो सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। तो ये खास कुछ प्रमुख खबरें थी जिनका अभी हमने जिक्र करा। तो लगातार हम आप तक नई नई बातें और नई नई जो हमारे मेहमान हैं उनसे रूबरू कराते हैं। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नए खास मेहमान और कुछ और खास नए बातों के साथ। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी रम सिद्दीकी आपसे लेगी इजाज़त और आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी। नमस्कार।